चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको बड़ी खूबसूरती से प्रेसिडेंट पढ़ाए। प्रेसिडेंट के बाद हमने आपको उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का लेक्चर दिया, और जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव को साथ साथ लेकर के चलेंगे ताकि आपका काम कम हो जाए। वो कैसे होगा? अगर आपने प्रेसिडेंट पढ़े हैं तो 95% मैटर गवर्नर का प्रेसिडेंट के सिमिलर होगा। उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी हैं जो गवर्नर की प्रेसिडेंट से अलग हैं, जुदा हैं। तो ऐसे में अगर आप उसे बाद में जाके पढ़ते हैं तो वो आपको बिल्कुल नया चैप्टर लगेगा, आपका उतना ही समय भी जाएगा। अगर आप उसे प्रेसिडेंट के साथ जोड़ करके पढ़ देते हैं तो फिर वो आपका साथ के साथ ही निपट जाएगा। आज के लेक्चर में मैं जहाँ पर भी कहूँ कि ये प्रेसिडेंट से सेम है तो प्लीज़ जा कर के प्रेसिडेंट वाला लेक्चर देख लें, वो चैप्टर देख लें। आपने ताज़ा किया है तो समस्या आएगी नहीं, ठीक है नेहा? तो वो चीज़ें प्रेसिडेंट से बिल्कुल सिमिलर होंगी, बस वहाँ पर नाम चीफ मिनिस्टर का आ जाएगा, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आ जाएगा, बाकी सब कुछ सिमिलर होगा 100%। जो डिसिमिलर चीज़ें हैं वो तो हम आपसे डिस्कस करेंगे ही। लेक्चर के अंत तक ऐसी बहुत सी चीज़ें आप चर्चा कर लोगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें पार्ट 6 के अंदर आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 167 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव का जिक्र आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स के लिए भी एग्जैक्ट उसी तरह की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड की गई है जैसी कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर के लिए प्रोवाइड की गई। जैसे सेंटर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वैसे ही प्रशांत स्टेट में भी क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमने सेंटर में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा, ऐसे ही स्टेट एग्जीक्यूटिव भी एग्जिस्ट करता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर एग्जिस्ट करते हैं, सेंटर में प्रेसिडेंट थे। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर के साथ प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन स्टेट में वाइस गवर्नर नहीं होते। स्टेट एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर के साथ, मैंने पहले प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कह दिया, चीफ मिनिस्टर ही कहा था मैंने। हाँ तो यार फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव में तो चीफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करते हैं ना मेरे गुल्लू। वो तो प्राइम मिनिस्टर तो जो है वो तो सेंटर में करते होंगे ना। सेंटर में बेटे क्या एग्जिस्ट करते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। और आप क्या बनना चाहते हो? उन्हीं के कोई मिनिस्टर, ठीक है। स्टेट में क्या एग्जिस्ट करते हैं? गवर्नर, वाइस गवर्नर करते हैं, उसके बाद क्या एग्जिस्ट करते हैं? चीफ मिनिस्टर। सेंटर में क्या एग्जिस्ट करते हैं? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो स्टेट में क्या करते हैं? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंटर में क्या एग्जिस्ट करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो स्टेट में क्या एग्जिस्ट करते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। गलतियां सभी से होती हैं, इसलिए मैं देख रहा था। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया नहीं, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स। ओके, तो उसी को हमें अब पढ़ना है। नवदीप पढ़ लें अगर आपकी इजाज़त हो तो। चलिए, उसी स्टेट एग्जीक्यूटिव में से अब हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नर के विषय में। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर, ऐसा कोई आपने नाम नहीं सुना होगा। भला ही अंग्रेज़ों के ज़माने में एक वाइस रॉय तो ज़रूर होता था, लेकिन भारत में आज ऐसा कोई वाइस गवर्नर एग्जिस्ट नहीं करता। इंडिया में जो गवर्नर का ऑफिस है, इसके डुअल रोल होते हैं। एक तरफ तो ये सेंटर के प्रेसिडेंट की तरह ही स्टेट में हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं। जैसे सेंटर के प्रेसिडेंट जो हैं, सेंटर के प्रेसिडेंट का नाम कहना गलत है, जैसे देश के स्तर पर जो प्रेसिडेंट हैं, यूनियन के लेवल पर जो प्रेसिडेंट हैं वो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, इसी तरह से स्टेट के लेवल पर गवर्नर भी हेड ऑफ़ द स्टेट हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी इन पर और भी आती है, ये प्रेसिडेंट के एजेंट का रोल भी प्ले करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट किसी के एजेंट का रोल प्ले नहीं करते। तो इनके ऊपर डुअल रोल आता है। एक तरफ तो ये उस पर्टिकुलर स्टेट की हेड ऑफ़ द स्टेट हैं जहाँ पर ये अपॉइंटेड हैं, और दूसरी तरफ ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट के एजेंट के तौर पर काम करते हैं उस राज्य में। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इस पर कुछ कोर्ट की टिप्पणियाँ हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सेकेंड, देयर कैन बी गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कंट्री लेवल पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उस अमेंडमेंट के द्वारा ये भी कहा गया है कि एक या उससे दो से अधिक राज्यों के लिए एक गवर्नर हो सकते हैं। 2 और मोर स्टेट्स के लिए एक गवर्नर हो सकते हैं। और आपने अक्सर अनुभव किया होगा, पंजाब और हरियाणा के लिए कई बार सेम गवर्नर अपॉइंट होते हैं। ओके, तो एक या उससे अधिक राज्यों के लिए
सेम गवर्नर हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में कहा गया है। तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया। ओके, बस इतनी कहानी बहुत ही इंट्रो में, बाकी सारा प्रेसिडेंट वाला ही है। अब आती है बात अपॉइंटमेंट की। चलिए, प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होते थे प्रियंका? तो प्रेसिडेंट का अपना एक इलेक्शन होता था। क्या वो इलेक्शन डायरेक्ट होता था? नहीं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। और वो कैसे होता था? क्या वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होता था? वो होता था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। लेकिन गवर्नर का ना तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। गवर्नर अपॉइंट किया जाता है और इसे अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। तो गवर्नर सिंपली अपॉइंटेड होते हैं, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट के हाथ में एक वारंट होता है जो सील के अंडर होता है। सील्ड वारंट को प्रेसिडेंट ओपन करते हैं और उसमें जो नेम होता है उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं एज अ गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। इसका मतलब गवर्नर को तो हमेशा ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडेड एडवाइस से चलना है। इस कहानी के मुताबिक ये केंद्र की सरकार तय करती है, यानी कि ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि सेंट्रल कैबिनेट तय करता है कि किस पर्सन को कौन से स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करना है। सील बंद लिफाफे में जिसका नाम दे दिया जाता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति वो पैकेट खोल करके जिसका नाम लिखा होता है उस नेम को अपॉइंट कर देते हैं वहाँ पर एज ए गवर्नर, राज्यपाल। इस तरह से गवर्नर अपॉइंट होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके तहत कुछ चीज़ें समझनी है। इस हिसाब से तो हमें ये लगा कि जो गवर्नर है वो नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है। किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नर एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉमिनी है। लेकिन इसके हमने बहुत से नेगेटिव रिपरकशंस देखे। वो हमने कैसे देखे नेगेटिव रिपरकशंस? कि ऐसा होने लगा कि 1977 के अराउंड आपने परिवर्तन देखे होंगे कि जनता पार्टी की सरकार चुन करके आई इमरजेंसी के बाद, और उन्होंने आने के बाद जिन भी, क्योंकि केंद्र में जनता पार्टी की सरकार जीत गई, तो जिन भी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं उन सरकारों को बर्खास्त कर दिया और गवर्नर जो हैं वो बदल दिए गए। इसका मतलब ये क्लियरली इस्टेब्लिश हुआ कि गवर्नर जो हैं वो नॉमिनी हैं किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के, और गवर्नर वही चीज़ प्रपोज कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट चाह रही है, और उसके बेसिस पर उन राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार ने बदल दी है कह करके कि लोकसभा में आप लोग हारे हैं, इसका मतलब अब आप उस स्टेट को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। बाद में फिर कांग्रेस की सरकार बनी और जब वापस इंदिरा गांधी आई और कांग्रेस ने भी सेम वही स्टोरी को रिपीट किया। 1979 में फिर इस चीज़ को देखते हुए उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में ये कहा, इसे ध्यान से समझें, कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट, ये इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान से समझिए, स्टेट का गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे उसको अपने लिए यूटिलाइज़ करे। यानी कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एक एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो फिर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट कैसे रह पाएगा? क्योंकि जिस भी स्टेट का उसे हेड ऑफ द स्टेट का रोल प्ले करना है, वहाँ पर एक लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पॉपुलर इलेक्शंस को फेस करके आई है, और डी फैक्टो पावर उस गवर्नमेंट के पास होगी, यानी कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के पास होगी। ऐसे में अगर आप पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के तरीके से चलेंगे वहाँ पर, तो आपने फिर एक फेडरल सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन के वाया, आपने एक टाइम वेस्टिंग सिस्टम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दिया है और उसको अल्टीमेटली आप कंट्रोल कर रहे हैं वाया द गवर्नर। ऐसा नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि वो जिसका नाम प्रपोज कर रही है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट कर रहे हैं। एक तरह से गवर्नर को उस पर्टिकुलर राज्य में अपॉइंटमेंट देश के द्वारा मिली है, राष्ट्र के द्वारा मिली है, क्योंकि वो नेम प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट हुआ है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से अपॉइंट नहीं किया। आप ध्यान रखें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि प्लानिंग कमीशन और बाकी चीज़ें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत से ऐसे ऑफिसेज और एम्प्लॉयमेंट्स अपने लेवल पर ही ऑर्गेनाइज करती हैं, लेकिन गवर्नर का ऑफिस ऐसा नहीं है, वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हो रहे हैं। नाम चाहे गवर्नमेंट ने प्रपोज किया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो राष्ट्र के द्वारा दिए गया एक ओहदा है, राष्ट्र के द्वारा दी गई एक पदवी है जो कि संविधान में स्थान प्राप्त करके रखी हुई है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर ये कहा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपका ऑफिस जो है ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, क्योंकि गवर्नर क्लियरली आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो उन्होंने साफ कहा है यहाँ पर कि इट इज़ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, इट इज़ नॉट द एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। मतलब कि जब तक आप अपनी उस राज्य की पोजीशन पर हैं गवर्नर के तौर पर,
आप पूर्णतः इंडिपेंडेंट हो करके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की कैटेगरी रख के रोल प्ले करें। लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपकी पोजीशन है उसी को डिफाई कर जाए। मतलब कि वही कॉन्स्टिट्यूशन फिर ये भी कह रहा है कि आप प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही अपॉइंटेड रहेंगे। तो अगर उसी कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविजन के तहत प्रेसिडेंट आपका ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या आपको रिमूव करना चाहते हैं तो आपको इसे भी मानना है। आप वहाँ के उस स्टेट की गवर्नमेंट के साथ सांठगांठ करके सेटिंग करके प्रेसिडेंट के ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर सकते और उस राज्य को अलग करने की नीतियाँ नहीं बना सकते हैं। तो क्योंकि आपको ये वर्ड क्लियरली दिया गया है कि यू आर इंडिपेंडेंट ऑफिस बट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, कॉन्स्टिट्यूशन में आपका ऑफिस मिला है, उससे आपको एक स्वायत्तता मिलती है, उसी से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, आपकी ऑब्लिगेशंस भी आती हैं, लिमिटेशंस भी आती हैं। बट जब तक एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, एक मिनट के लिए भी आप गवर्नर हैं तो आप ध्यान रखें यू आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यू आर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस पोजीशन होल्डर। इसके तहत आप पूरी तरह से अक्षुण्ण रह करके कार्य करें, किसी तरह की बाधा ना पैदा करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का पपेट ना बने, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट नेगेटिव सेंस में ना बने। एजेंट नेगेटिव सेंस में बनेगा तो प्रॉब्लम होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट ना बने, देश का एजेंट बने, यानी कि यूनियन चलती रहे। इसके लिए सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर चलते रहें, कोई स्टेट सिसेशन की ओर ना बढ़े, तब आप अपनी पोजीशन को यूज़ करें टू कम्युनिकेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट उनके एजेंट के तौर पर लेजिटिमेटली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को रोके ना, उनको कामकाज करने दें, उनसे हिंडर ना करें बार बार। सेकंड, नॉट अंडर द, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ और सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ना तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, ना तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट हैं, ना तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट में हैं, ना ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, ना ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट हैं। आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ऐसा 1979 में सुप्रीम कोर्ट कहता है। ओके, ये सारी स्टेटमेंट्स क्लियर हुई आपको? तो आज के बाद अगर आपको पूछा जाए प्रीति कि इसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट मान लें, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप कहें सर ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये क्या लॉजिक क्या है? सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का क्लियर मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अ काइंड ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ प्राइवेट बॉडी। सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर टू रन द यूनियन according to the mandate given by the constitution. Central government is not the group or an organization of a private members. Central government is a kind of institution. It is there to run the union. That union is a union of the states. So that central government is there to run the union by the central government according to the mandate given by the constitution. Now that constitution in itself giving a position of president above the central government, so that the central government can always work for the benefit of the union, not for the government only, because government is there to govern the laws. That is all. The people which are holding the positions in the government, they are not existing due to the consumption of the power. Okay, so they are not working for the consumption of the power, they are working for the growth of the nation. That very constitution similarly creating the position of the governor in the states. So governor को state government के साथ चलना है, इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है। गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट की जी हजूरी में नहीं चलना, उनकी एम्प्लॉयमेंट में नहीं चलना, गवर्नर को स्टेट गवर्नमेंट के साथ चलना है। और गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलना है, और कॉन्स्टिट्यूशन सेसेशन का अधिकार नहीं देता, अलग होने का अधिकार नहीं देता। जब ये अगर करने लगे किसी राज्य की सरकार, तो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट को प्रपोज कर दे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाइए, और अगर ये करने लगे गवर्नर वो स्टेट की गवर्नमेंट के साथ मिल करके, तो प्रेसिडेंट इज ऑल ऑथराइज्ड, बिकॉज गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही है। देन प्रेसिडेंट कैन वेरी इजीली विदाउट एनी जस्टिफिकेशन रिमूव द गवर्नर। जादुई खेल समझ में आया? हर प्रोविजन का महत्व समझ में आया जैस्मिन, कि कौन सा प्रोविजन क्यों है? प्रोविजन इसलिए हर जगह पर हर एंगल में क्या स्थापित किया जा रहा है सोनाली? देश संविधान से चलना है, राज्य भी संविधान से चलने,
उस संविधान में ही अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक एग्जीक्यूटिव। और क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट को चलना है, तो प्रेसिडेंट को गवर्नर अपॉइंट करने हैं अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट नॉट फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर इज फॉर द स्टेट, नॉट फॉर द प्रेसिडेंट। गवर्नर इज फॉर द स्टेट, नॉट फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर इज फॉर द स्टेट, नॉट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर इज फॉर द स्टेट बिकॉज गवर्नर इज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट की ये स्टेटमेंट बस गवर्नर को और सेंट्रल गवर्नमेंट को यही याद दिला रही है कि आप नियुक्ति आपने की है, जैसे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी नियुक्ति आप कर रहे हैं यानी कि राष्ट्रपति, लेकिन अपने या देश की सरकार के लिए नहीं, संविधान और राष्ट्र के लिए। और फिर कैग को कहा गया है कि आपको संविधान और राष्ट्र के लिए चलना है, राष्ट्रहित में काम करना है। किसके अकॉर्डिंग? संविधान के अकॉर्डिंग। अब राष्ट्रहित में कहीं अपनी इच्छा अकॉर्डिंग ही काम ना करने लग जाए। अब अपनी इच्छा में तो ये आ जाए कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे डिसीजंस, मेरी प्रपोजल्स इतने अच्छे हैं कि ये देश में अब सरकार मैं ही होना चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री अच्छा नहीं लगता, पढ़ा लिखा भी नहीं है, मैं इसे हटा रहा हूँ, मैं परसों से प्रधानमंत्री बनना हूँ। ऐसा भी नहीं ना, पनिशमेंट मिलेगी फिर। अपनी इच्छा से नहीं, देश हित में काम करो। इच्छा किसकी चलेगी? संविधान की, बस बाकी सब सेट है। लेकिन अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट। और सजेशन कौन दे रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर। ऐसे में तो फिर उन्हें प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करना चाहिए, ऐसे में तो फिर कैग को राष्ट्रपति के लिए काम करना चाहिए। बट कैग क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और वो भी इंडिपेंडेंट। लाइकवाइज द गवर्नर इज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। उसको बताया है कि अगर आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं और आप प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जाएंगे, सिंपली इस प्रोसीजर का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू वर्क फॉर द प्रेसिडेंट, अदरवाइज तो गवर्नर विल सिंपली बिहेव लाइक अ प्लेजर सीकिंग पर्सन। वो तो सिर्फ अब इसलिए गवर्नर बनना चाहेंगे कि वो अपना लाभ कमाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट या फिर केंद्र सरकार के वो तलवे चाटेंगे, उनकी जी हुजूरियाँ करेंगे कि हमें कहीं का गवर्नर लगवा दो, और फिर 5 साल पूरे होने पर चाहेंगे रीअपॉइंट करवा दो। ऐसा एक पोस्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट कर सकता है क्या? नहीं। होता चाहे असल में ये हो, लेकिन ऑन पेपर तो ऐसा नहीं है ना। ऑन पेपर तो उन्हें साफ साफ कहा गया है ना कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं। अगर सोचिए गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम जगाने में कामयाब हो जाएं तो क्या कयामत हो जाए, क्या बात बन जाए। बस कोई टच नहीं कर सकता फालतू, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, सो 1979 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ और सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पष्ट बात कह दी बिल्कुल। आगे, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेरिकन मॉडल ऑफ गवर्नर फॉलो नहीं किया। हमारे यहाँ पर ये कहा गया था जब हमने अपॉइंटमेंट की बात की कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट वर्जन था ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है या कोई भी कानून बनता है उसको हम कहते हैं उसका ड्राफ्ट। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये कहा गया था कि गवर्नर के एक तो डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए और दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा था सोनाली? एक तो डायरेक्ट इलेक्शन हो बिल्कुल सेम एज द चीफ मिनिस्टर, और वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकारा उसमें उन्होंने क्या स्वीकारा कि नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन का तो कोई पर्पज़ ही नहीं बनता है और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किधर से आ गया फिर। तो उन्होंने क्या अपनाया कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होंगे। मतलब कि अमेरिकन मॉडल में गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। तो अमेरिकन मॉडल नहीं अपनाया हमने। आपको कोई पूछे कि इंडियन गवर्नर कौन से मॉडल पे बेस्ड है, अमेरिकन मॉडल पे बेस्ड है प्रशांत? नहीं। अमेरिकी गवर्नर कैसे चुना जाता है? डायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से। लेकिन हमारे गवर्नर चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, चुने तो नहीं जाते। कभी सुना कि कोई गवर्नर चुना गया? आपने सुना गवर्नर की नियुक्ति हुई, और गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे करते हैं? सील बंद लिफाफा उनके हाथ में होता है जो केंद्र सरकार उन्हें देती है, उसके आधार पर वो नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, करवाना चाहते हो खुद की नियुक्ति, मेहनत करो, पढ़ो लिखो, हो जाएगी। कोई भी बन सकता है गवर्नर, की किसी वंश के प्रति या किसी घर के प्रति जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ। और हमने कौन सा मॉडल अपनाया फिर बेटा? कैनेडियन मॉडल। कैनेडियन मॉडल में क्या होता है कि जो वहाँ की प्रोविंसेस हैं, वहाँ पे तो स्टेट्स नहीं है, प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस के गवर्नर को जो वहाँ का सेंट्रल गवर्नर जनरल है वो अपॉइंट करता है। तो गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ द सेंटर। ओके,
तो हमने कैनेडियन मॉडल अपनाया है गवर्नर के मामले में, अमेरिकन मॉडल नहीं अपनाया। कुछ तर्क दिए गए थे उस समय में कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने तर्क दिए कि ऐसा क्यों हम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं कर रहे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। पहला कारण, अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट करा देते गवर्नर के तो ऑलवेज चीफ मिनिस्टर और गवर्नर में एक कन्फ्लिक्ट की पोजीशन बनी रहती, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर की जो हेड की जाने वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है विधानसभा को। जैसे सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ऐसे ही स्टेट्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा। ऐसे में जब वो लोग विधानसभा को रिस्पॉन्सिबल हैं और विधानसभा में सभी एमएलएज हैं, मतलब उनको रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब कि वो उस राज्य की जनता को रिस्पॉन्सिबल हैं। इस प्रक्रिया के तहत आपने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया। ये तो हो गई कहानी कि जब तक अब इन लोगों को यानी कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उस विधानसभा का कॉन्फिडेंस प्राप्त है तब तक ये एग्जिस्टेंस में रहेंगे। जब तक इनको कॉन्फिडेंस नहीं प्राप्त, मतलब कि इनकी पार्टी को वहाँ पर मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिली हुई विधानसभा में, फिर उसके बाद ये आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये एक प्रक्रिया समझ आई आपको। लेकिन एक हमने ऐसी व्यवस्था बना दी, एक तरफ इनको हमने बना दिया, दूसरी तरफ अगर हम गवर्नर के भी डायरेक्ट इलेक्शन कराते और गवर्नर भी एडल्ट सफरेज से चुने जाते तो फिर दो सिमिलर कैपेसिटी के सिमिलर प्रोसेस से चुने हुए सिमिलरली पावरफुल ऑफिसेज आप नहीं क्रिएट कर सकते थे। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आता। आई बात समझ में? क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसे प्रेफर ही नहीं करती। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम हो सकता है बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये सिस्टम नहीं होता। तो फिर गवर्नर किसको रिस्पॉन्सिबल होते? जो गवर्नर को सीधे जनता को रिस्पॉन्सिबल होते। अगर गवर्नर सीधे जनता को रिस्पॉन्सिबल होते तो पार्लियामेंट्री सिस्टम तो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीधे जनता को नहीं होकर विधानसभा को रिस्पॉन्सिबल है। तो गवर्नर को किसको रिस्पॉन्सिबल कराते? अगर गवर्नर को विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल कराते तो फिर गवर्नर इसलिए चुने जाने चाहिए थे कि गवर्नर की पार्टी मेजॉरिटी में है, और अगर गवर्नर पार्टी से ही बिलोंग करने लगे तो फिर गवर्नर का एटीट्यूड नॉन पार्टीजन कैसे रहेगा? और गवर्नर का एटीट्यूड अगर नॉन पार्टीजन ही नहीं रहेगा तो बहुत कुछ होगा, भी समझाऊंगा ना। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के विरुद्ध चला जाता। पार्लियामेंट्री सिस्टम इसको प्रेफर नहीं करता। कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन क्रिएट होती सीएम और गवर्नर के बीच में। फिर गवर्नर को जब बहुत ही पर्सनलाइज्ड वे में पावर्स दी गई हैं, इन द सेंस कि गवर्नर को वही रोल प्ले करने हैं जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मैंडेटेड हैं। जनता के द्वारा जो दी गई हैं चीज़ें वो तो करनी ही नहीं। ऐसे में गवर्नर के लिए इतने ज़्यादा पैसा, समय और चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं बनता था। गवर्नर को क्या करना है? स्टेट को हेड करना है। वह गवर्नमेंट के हेड तो होंगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट के हेड तो ऑलवेज सीएम होंगे। अगर गवर्नर गवर्नमेंट का हेड ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट का हेड है, तो स्टेट के हेड होने के नाते तो उसे बस इस बात को अश्योर ही करना है कि क्या गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है कि नहीं। और गवर्नमेंट जब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है तो उस पर यह मैंडेट है कि उसे प्रेसिडेंट को बताना है। फिर प्रेसिडेंट वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएगा, तो फिर गवर्नर का रोल क्या है उस लेवल पर? इसकी वजह से उसे डायरेक्ट चुनाव करने के लिए जनता की इतनी एनर्जी, इतना सिस्टम खपाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि जनता फिर अगर एक गवर्नर को चुनेगी तो जनता किसी इशू पे किसी को चुनती है। आपने अगर बीजेपी को चुना, आपने अगर कांग्रेस को पंजाब में चुना, आपने अगर देश के स्तर पर बीजेपी को चुना या किसी को भी चुना, आपने मुद्दों पर चुना। अच्छे दिन आने वाले हैं ऐसा बोला आपको। पंजाब में आपको बोला कि आपको मोबाइल देंगे, आपको वो सब दे देंगे जो आपको कभी किसी ने नहीं दिया। वो आप देख लें आपको क्या दिया और क्या लिया। लेकिन मुद्दे की बात ये आ जाती है कि आपने कुछ इश्यूज़ थे आपके, आपने उसके बेसिस पे देखा और आपने उनको चुना। फिर आपने उनसे वो मांगे भी की कि अब आप हमारी मांगे पूरी करें, तो वो अब आपकी मांगे पूरी कर रहे हैं। गवर्नर के चुनाव फिर इन ग्राउंड्स पे तो होते ही नहीं है। गवर्नर का रोल तो केवल इतना है कि जो स्टेट है, यानी कि जो राज्य है पंजाब का, संविधान के मुताबिक चले, और नहीं चले तो मैं बताऊंगा केंद्र को, और संविधान के मुताबिक काम करने की जिम्मेदारी जो दी गई है वो सरकार को दी गई। सरकार किसकी इच्छा के मुताबिक काम करेगी? वो जनता है। तो गवर्नर को तो जनता की इच्छा के मुताबिक काम ही नहीं करना, गवर्नर को तो देश की इच्छा के मुताबिक काम करना है, राज्य की, राष्ट्र की इच्छा के मुताबिक, जैसे राष्ट्रपति करता था। तो फिर वो जनता से लेजिटिमाइजेशन लेने क्यों जाए? वो जनता से वोट क्यों मांगने जाए? जनता से वोट मांगेगा तो जनता पूछेगी हमारे लिए क्या करेगा बता, तो वो कहेगा मैं आपके लिए काफ़ी कुछ करूँगा, मैं आपके लिए जल लेकर के आऊँगा, आपके लिए सड़कें बनाऊँगा, आपके लिए स्कूल कॉलेज बनाऊँगा। अगर फिर अब ये गवर्नर करेगा तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार माने कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी? मुख्यमंत्री क्या करेगा?
अगर मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी यही करेगी और गवर्नर भी यही कर रहा है, दोनों जिद करेंगे मैंने स्कूल बनाना है, मैंने स्कूल बनाना है, पैसा तो वही है, राज्य भी वही है, ज़मीन भी वही है, दोनों लड़के एक दूसरे के सर पे फावड़ा मार के मर गए तो फिर कौन जिम्मेवार होगा। और मान लो किसी तरह से ये परिस्थिति नहीं भी आई कि भाई वोट का पैसा वेस्ट कर दिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ कर भी लिया, और अब अगर चीफ मिनिस्टर को ही पता है कि एक गवर्नर होता है एक स्टेट में और वो गवर्नर भी इलेक्ट होता है जनता के द्वारा और वोट से आता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ऑलवेज ही ये हुआ करेगा कि चीफ मिनिस्टर अपने ही सेकंड रनर को खड़ा किया गएगा कि मैं चीफ मिनिस्टर के लिए लड़ रहा हूँ, तू गवर्नरशिप के लिए लड़, आजा, पानी की तरह तेरे पीछे पैसा बहा देंगे। तो फिर चीफ मिनिस्टर का ही चुना हुआ एक आदमी गवर्नर के चुनाव लड़ेगा, और दोनों ही अगर मान लो जीत गए, एक सीएम बन गया एक गवर्नर बन गया, दोनों मिलकर के कहानी खत्म। सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात ही कहाँ पहुँचनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो कभी कहानी ज़िंदगी तक पहुँच नहीं, दोनों मिल करके सेटिंग करके राज्य में जो करना चाहते हैं करेंगे, पड़ोसी राज्यों की आवागमन को रोक देंगे, लोगों के आवागमन को रोक देंगे, विदेशों से संबंध स्थापित करके ख़त्म कर देंगे, कहानी निकल जाएंगे जिधर को निकलना होगा। एक मुख्यमंत्री ये सब नहीं कर सकता, वो पड़ोसी राज्य की गाड़ियों को, लोगों को आने जाने से नहीं रोक सकता, उन पर डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस नहीं लगा सकता, किसी विदेशी संबंध को अपने निजी स्तर पर स्थापित नहीं कर सकता, किसी विदेशी मुल्क के साथ संबंध अपने लेवल पर नहीं बना सकता। जब भी ये सब करने लगे तो गवर्नर को रेगुलर रिपोर्ट जाती है और गवर्नर उस रिपोर्ट के माया फिर प्रेसिडेंट को अवेयर कर देगा। प्रेसिडेंट को वो कहेगा कि ये चीफ मिनिस्टर ऐसी हरकतें कर रहा है, मैंने देखा है इसकी बड़ी सेटिंग चल रही है आजकल चाइना वालों के साथ, तो फिर प्रेसिडेंट कहेगा कि यार गड़बड़ है, मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर उस चीफ मिनिस्टर को होम मिनिस्ट्री तलब करेगी कि आपकी चाइना से बड़ी बातचीत चल रही है, बड़े एम्बेसडर एक्सचेंज हो रहे हैं, क्या चक्कर क्या है। वो कहेंगे हम तो मेहमान नवाजी कर रहे थे, वो उधर से गुजर रहे थे, हमने बुला लिया। नहीं, आप ऐसा नहीं बुला सकते, आपके प्रोटोकॉल में नहीं आता, ये दोबारा मत करिएगा, जरा टिक के रहिए। आई बात समझ में, क्योंकि यूनियन ऑफ द स्टेट में एक कंडीशन तो क्लियर है कि टेरिटरी इंटैक्ट रहनी चाहिए, पहले आपको एक होकर के रहना। इसलिए इस बात को ज़्यादा तर्कसंगत पाया गया है कि गवर्नर सेंटर के एजेंट के तौर पर ही रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसे ये कोशिश करनी है कि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी को, विविधता को चेरिश करने के लिए, एक उत्सव के तौर पर मनाने के लिए हमने ये देखा कि राज्यों की भी अपनी सरकारें होनी चाहिए, राज्य सरकारें जिसे आप लोग चुनते हैं। जैसे आपने पंजाब में एक सरकार चुनी, पंजाब सरकार लगभग आपके लोकल इश्यूज़ पर चुनाव लड़ती हैं, आपके लोकल इश्यूज़ को पूरा करती हैं, उसके तहत आप जो अपने कस्टम कल्चर मैनर के तहत चाहते हैं पंजाब सरकार वो करती है, उसके तहत काम होता है। जब पंजाब में बैसाखी की छुट्टी आपको चाहिए तो बैसाखी का त्यौहार आपको मनाना है तो बैसाखी की छुट्टी आपको मिल जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत की। आप देखें कि पंजाब सरकार के तहत कोई बैंक होंगे और अगर देश के तहत कोई बैंक होगा तो आपको एक चीज़ नोटिस हो जाएगी कि हो सकता है उस बैंक में वो छुट्टी हो लेकिन उस नेशनलाइज बैंक में वो शायद छुट्टी ना हो, क्योंकि वो ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है उस स्टेट के कस्टम कल्चर मैनर को, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी गई उसी राज्य के। इसके तहत फिर ये होने लग जाता है कि लोग ज़्यादा डाइवर्सिटी को एंजॉय कर पाते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को फील कर पाते हैं। इसी विविधता में इन्हीं सभी मोतियों को, जो कि अलग अलग मोती हैं, जैसे आपने माला पहनी है, सभी मोती अलग अलग हैं, भारत के सभी राज्य अलग अलग हैं, इनको एक माला से पिरो के रखने का काम, वो माला गवर्नर हैं। हर राज्य में जो गवर्नर बैठे हैं वो माला है, माला माने धागा, मोती सारे राज्य हैं, उनमें से एक धागा गुजरता है, वो धागा क्या है, गवर्नर। तो गवर्नर के वाया वो जो गठान है, गांठ, वो केंद्र सरकार है, वो गांठ है ऐसे ही लगी रहती है क्योंकि सारे गवर्नर बैठे हैं हर जगह पर और उन पे मोती जड़े हुए हैं। आई बात समझ में। अब अगर मान लीजिए कि एक मोती और मोती का अपना इंडिविजुअल धागा, तो मोती और धागा तो अपना निकल लेंगे, नई माला बना लेंगे, या गांठ इधर बैठी रह जाएगी, गांठ माने केंद्र सरकार, ऐसा नहीं हो सकता ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। तो गवर्नर का ज़्यादा प्राइम रोल यही है इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में, जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, जिसमें आपको यूनिटी मेंटेन रखनी है, जिसकी एक शर्त यह है कि डाइवर्सिटी को एंजॉय करो। अगर मैं आपके अधिकार, आपकी ज़रूरतों को, आपकी बहुत बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को समझूंगा, तभी तो आपकी डाइवर्सिटी को चेरिश करूंगा, तभी तो आप इस क्लास के साथ जुड़ करके यूनिटी में रहना चाहेंगे। डाइवर्सिटी को एंजॉय करके ही यूनिटी मिलती है। लेकिन आप सबको भी ये पता है कि इस क्लास में एक यूनिटी है, आप सब एक साथ यहाँ बैठते हैं, इसलिए आप लोग भी अपनी डाइवर्स सोच को एक लेवल पे मॉडरेट करके क्लास जैसा भी बनते हैं, क्योंकि आपको पता है बैठना भी है यहाँ पर मुझे। आई बात समझ में। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दोनों एक साथ चलती हैं। अगर आप डाइवर्सिटी को एंजॉय करते हैं तो यूनिटी है, लेकिन यूनिटी है तभी डाइवर्सिटी भी है। प्रत्येक राज्य बचा हुआ है क्योंकि एक देश है, देश का एक बल है, देश की एक सेना है हर राज्य को बचाने के लिए। आई बात समझ में।
तो कुल मिलाकर के यहाँ पर गवर्नर को हमें चीफ मिनिस्टर से कन्फ्लिक्ट नहीं कराना, गवर्नर को पब्लिक इश्यूज़ पर चुनाव लड़ा करके रोल प्ले नहीं कराना, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की पूर्ति करनी है। गवर्नर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में डायरेक्ट इलेक्शन के प्रोसेस में आते ही नहीं हैं। गवर्नर बड़े ज़बरदस्त तरीके से सीएम के नॉमिनी हो जाएंगे और दोनों ही सेम पार्टी से फिर बिलोंग करके चुनाव लड़ेंगे। गवर्नर चुनाव लड़ेंगे तो फिर चुनावी मुद्दे होंगे और फिर वो कोई पार्टी से बिलोंग करेंगे, जबकि हम ये खुद कहते हैं कि वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करने चाहिए, वो किसी हाउस से भी बिलोंग ना करें। हमने तो यहाँ तक कंडीशन लगाई है कि गवर्नर किसी हाउस से भी बिलोंग ना करें अगर गवर्नर बन जाए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उन्हें इन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इम्पार्शियल, नॉन पार्टीजन रोल प्ले करना है। लेकिन अगर पार्टी पॉलिटिक्स से बिलोंग करेंगे तो फिर वो पार्टीजन नॉन पार्टीजन कैसे रह पाएंगे, वो पार्टीजन हो जाएंगे, और अगर वो पार्टीजन हो जाएंगे तो फिर तो पूरा तंत्र ही कोलैप्स कर जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह के सभी प्रक्रियाएं, सभी एप्रीहेंशंस वहाँ पर रेज हुए कि ये पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि फिर केंद्र जो है सक्षम नहीं रह पाएगा राज्यों को एकजुट रखने में, सेंटर के पास कोई अथॉरिटी नहीं रह जाएगी, और प्रेसिडेंट जो हैं वो किसी भी लेवल पर स्टेट्स के स्तर पर जा कर के उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे जब आवश्यकता होगी नियंत्रण। क्योंकि अब आप एक चीज़ देखिए, इतना बड़ा राज्य है भारत, उसमें इतने सारे हमारे राज्य जिनका बॉर्डर टच होता है जा कर के अदर कंट्रीज़ के साथ। ऐसे में उस स्टेट में कोई भी अगर गतिविधि ऐसी हो रही है तो उसके बारे में केंद्र सरकार को जानकारी तो गवर्नर के वाया मिलती है। ये गवर्नर ही हैं जो प्रपोज करते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, फिर जा करके प्रेसिडेंट या केंद्र सरकार आप कह लीजिए वो राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाते हैं। अगर हम ये सारी व्यवस्था को ही कोलैप्स कर दें, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, तो आप बिना चिंता के सिंगल सिटीजनशिप का इस्तेमाल करते हुए पूरे भारत भर के किसी भी क्षेत्र में जाके रह रहे हो ना। पंजाबी आदमी जाकर के आसाम में व्यापार कर रहा है, चाय के बागानों से जो चाय निकलती है वो जिन ट्रकों पे एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो पंजाबी आदमी के। आसाम का आदमी पंजाब में आके चाय बेच रहा है, डर नहीं रहा है, उसे पता है कि पंजाबी को पता है कि मैं आसाम में बैठा हूँ, मुझे यहाँ कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि जब मुझे यहाँ पे टच किया तो यहाँ की अगर गवर्नमेंट यहाँ के लोगों के से प्रभावित हो करके मेरे साथ अगर उत्पीड़न करना चाहेगी यहाँ की पुलिस का इस्तेमाल करके, तो फिर ये बात तो तय है कि इनके ऊपर भी एक सरकार बैठी है, देश की सरकार। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहाँ के होम मिनिस्टर को, उस राज्य के होम मिनिस्टर को तलब कर लेगा कि इधर आ बेटा, ये सिखों के साथ या पंजाबियों के साथ क्या हुआ तुम्हारे स्टेट में। और अगर वो ये तलब करने वाली ताकत का जन्म ही किधर से हो रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज के कैंडिडेट उस स्टेट में अपॉइंटेड हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पर अपॉइंटेड हैं। तीसरा, सारा का सारा स्टेट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर है, और सारे कानून उस राज्य के गवर्नर के नाम से जाने जा रहे हैं, माने देश के नाम से जाने जा रहे हैं। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है, यूनियन गवर्नमेंट को पता है कि जब चाहेंगे 5 मिनट लगेंगे, सारा मैटर हम अपने हाथ में ले लेंगे। ये तभी ले सकते हैं ना अगर तंत्र स्थापित करके रखा है। अगर अब आप उस राज्य में, और आपको पता है कि एक तो मुख्यमंत्री यहाँ की जनता द्वारा चुना हुआ, गवर्नर भी यहीं की जनता द्वारा चुना हुआ, ये सारे तो यहाँ की जनता के प्रति लॉयल हैं, और यहाँ की जनता को अब पिछले 10 दिन से ऐसा लगना लगा है कि हम सिख ट्रांसपोर्टर यहाँ आते हैं, इनके लोगों का रोज़गार छीन लेते हैं, तो इन्होंने हमारे पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी है। और यहाँ की जनता को यहीं से वोट चाहिए, वो है भी लोकल पार्टी ही, लोकली गवर्नमेंट है उनकी, नेशनल लेवल पे ने कहीं जाना नहीं, पंजाब से इन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। तो इन्होंने तो हमें अब हमारे घर जलाने यहाँ पर शुरू कर दिए हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज जलाने शुरू कर दिए। अब हम किसको गुहार लगाएं? केंद्र सरकार को गुहार लगाएंगे तो वो जो राज्य सरकार है वो तनातनी करेगी उस केंद्र सरकार के सामने कि तुम्हारी पुलिस और तुम्हारी सेना हमारे राज्य में घुसनी नहीं चाहिए, हम अपनी पुलिस का यूज़ करेंगे, हम अपना बल इस्तेमाल करेंगे तुम्हारे अगेंस्ट, तो केंद्र और राज्य में युद्ध हो जाएगा। ऐसे तो देश में गृह युद्ध लग जाएगा, ऐसे तो देश में गृह युद्ध लग जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई नागरिक, भारत का नागरिक हमेशा ये चाहेगा कि फिर मेरी नागरिकता का उपयोग ही क्या है जब मैं एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकता, और फिर इस तरह से राज्य की नागरिकता आ जाएगी, स्टेट टू स्टेट सिटीजनशिप आ जाएगी। तो फ्री मूवमेंट आर्टिकल 19 कहता है, फ्रीडम ऑफ लाइफ की बात आर्टिकल 21 करता है। इसी तरह से हमारे सिंगल सिटीजनशिप का एक कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है कि हम सब एक महसूस कर सकें, यूनिटी का एक भाव है। इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से सेटल रखने के लिए ही, इंश्योर कराने के लिए ही ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे प्रबंध हैं, इसी के तहत गवर्नर की एक पोजीशन है कि सभी लोग पूरी तरह से मुक्त विचारों के साथ जी सकें,
आपके फंडामेंटल राइट भारत के हर एक नूक एंड कॉर्नर में प्रोटेक्टेड रहें, आपको कभी भी किसी बात का भय ना हो, डाइवर्सिटी तो हो लेकिन यूनिटी को भूला ना जाए, मानवीय अधिकारों को भूला ना जाए, मौलिक अधिकारों को भूला ना जाए। आई बात समझ में? तो फिर कितना ज़रूरी है इसका सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट होना, और कितना घातक हो सकता है इसका ओपन इलेक्शन होना। अगर ओपन इलेक्शन हो गया फिर तो सिस्टम गया कंट्री का, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखिए तो चीफ मिनिस्टर, अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर दूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाती हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, केंद्र सरकार बदले की राजनीति करती है, केंद्र सरकार बंगाल में अनड्यू इंटरफेरेंसेस करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी वो कितने ज़्यादा अपने अधिकारों को इस्तेमाल एक्सीड कर देना चाहती हैं कि सेंटर की कोई फोर्सेस यहाँ पर नहीं आ सकती हैं। यानी कि जब उन्होंने ड्रिल की थी पीछे आर्मी ने, या फिर उन पीछे रैली नहीं होने दी उन्होंने, बीजेपी का ये आरोप था कि भाई रैली नहीं होने दे रही, उन्होंने जाके हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के रैली करना चाहा। ऐसे में अगर मान लीजिए अब उनको इसी बात की एक टेंशन रहती है कि जो बंगाल के गवर्नर हैं वो प्रपोज ना कर दें कुछ ना कुछ सेंटर को, और सेंटर को अगर प्रपोज कर दिया तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। इस वजह से गवर्नर एक प्रोटेक्शन भी कह लें वहाँ के लोगों की, या गवर्नर एक इंटीग्रिटी कह दें बंगाल की इंडिया के साथ, या गवर्नर एक कह दें कि इंटीग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या गवर्नर कह दें कि आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इन द बंगाल, की बंगाल को ये पता रहे कि उसे जुड़ करके रहना है। तो गवर्नर के बहुत सारे महत्व हैं। गवर्नर का वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड होना, गवर्नर का वहाँ पर देश को रिप्रेजेंट करना, गवर्नर का वहाँ पर राष्ट्र और संविधान को रिप्रेजेंट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि राज्य सरकार को भी ये साफ निर्देश है, जैसे केंद्र सरकार को है कि आपकी सरकार तब तक है जब तक राज्य है, राज्य तभी है क्योंकि राष्ट्र है, और भूले ना कि ये एक राष्ट्र है। आई बात समझ में? ये एक राष्ट्र है, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। और कोई डाउट इस बात पे? क्वालिफ़िकेशन की कोई बहुत लंबी चौड़ी इनकी शर्तें नहीं है, सिंपल सी बात है कि जैसे प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन में क्या था कि वो तो भारत के नागरिक होने चाहिए, तो ये भी भारत के नागरिक होने के चाहिए कि नहीं जैस्मिन? होने चाहिए, अच्छे होंगे, नागरिक भारत के होंगे तो ज़्यादा अच्छे होंगे। कहीं से उठा के ले आए फिलीपींस से तो बात बनेगी नहीं। एक तो एज होनी चाहिए कितनी, 35 एज जो होती है गोल्डन एज होती है, लाइफ में बेस्ट होती है, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इसी एज में मिलती हैं। तो 35 एज होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, और बाकी की जो कंडीशनें हैं वो तो बेटा कंडीशन इन पे लगाई नहीं कि ये जैसे वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर बनने योग्य होने चाहिए, प्रेसिडेंट लोकसभा के मेंबर बनने होने चाहिए, इनके ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आई बात समझ में? और ये बात तो तय है कि फिर जब अगर आप गवर्नर बन जाएंगे तो यार कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मत होल्ड करना, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ना लोकल गवर्नमेंट के अंदर। ये तो रहता ही है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना, वो तो कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस में भी आ जाएगा ना। तो ये तो हो गई दो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की, सिंपल। भारत के नागरिक 35 साल, भारत के नागरिक हो जाओ, 35 साल के हो जाओ, और किसी तरह से नरेंद्र मोदी के फेवरेट हो जाओ। 35वां जन्मदिन होते ही अगले दिन तोहफा मिलेगा, बर्थडे। कौन सा? मणिपुर के गवर्नर, और आप मजे मनाएंगे। बताओ, एक शाम पहले देखो, यहाँ आईएएस की पोस्ट निकलने तक पता नहीं होता एक शाम पहले कि हमारा क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको पता हो सकता है। अपने दोस्तों को पार्टी दे रहे हैं कि पता है मैं कल क्या बनने वाला हूँ। मुझे क्या? पंजाब का गवर्नर। ताऊ जी से बात की थी मैंने, तो उन्होंने कहा कि बेटा देखते हैं, चलो काफ़ी सिंसियर हो गए हो, 35 के भी हो गए हो, अब कुछ करना ही पड़ेगा तुम्हारा, चलो फिर करते हैं तुम्हारा पंजाब में करते हैं सेटिंग। तो ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, संविधान नहीं रोकता, लेकिन कुछ कन्वेंशंस होती हैं, प्रथाएं बनी होती हैं, कुछ रिवाज बने होते हैं। ऐसा कुछ कन्वेंशन भारत में भी बने, पार्लियामेंट की कन्वेंशंस कह लें या प्रैक्टिसेस कह लें, उनके तहत ये कोशिश की जाती है कि शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट। जिस स्टेट में उन्हें आप प्रेसिडेंट गवर्नर के तौर पर अपॉइंट कर रहे हैं वो उस स्टेट से बिलोंग ना करते हों, मतलब वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स या वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनकी कोई सेटिंग ना हो जाए, या वो पार्टीजन एटीट्यूड ना प्ले करें वहाँ पर किसी भी तरह का। तो उनको नॉन पार्टीजन रखने के लिए, उन्हें इंटैक्ट रखने के लिए कोशिश की जाती है कि उस राज्य के ना हो। और दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इसका वायलेशन होता है तो चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कोर्ट को भी अप्रोच करते हैं। कोर्ट फिर वहाँ पे कहता है कि यस इट इज़ कन्वेंशन, इसको फॉलो तो करना चाहिए था, बट ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट नहीं है, बट हाँ ये कन्वेंशन है कि प्रेसिडेंट को उस कंसर्न्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना चाहिए गवर्नर अपॉइंट करने से पहले, ताकि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर मिल करके सुगम तरीके से सरकार चला पाएँ। क्योंकि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में सेटिंग होना, सेटिंग मतलब कि कॉर्डियल हार्मोनियस रिलेशन होना, सेटिंग का मतलब नेगेटिव सेटिंग नहीं है यहाँ पे प्रशांत, इसका मतलब हार्मोनियस रिलेशनशिप होना जरूरी, क्योंकि सरकार राज्य की चलानी है ना। गवर्नर वहाँ पर कोई लड़ाकू विमान बना के तो नहीं भेज रहे
गवर्नर को भेज रहे हो सरकार चलाने के लिए ना, गवर्नर ऐसे चले जाएं कि राष्ट्र मुख्यमंत्री और गवर्नर में 1% मतलब बनती ना हो, कोई सेटिंग ऐसी हो कि बनती नहीं, सरीके से उठा के बना दिए, तो फिर तो काम खराब हो सकता है। ओके, तो कंसल्टेशन होना जरूरी है, देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर की कंसल्टेशन बाउंड है प्रेसिडेंट पे, निर्णय प्रेसिडेंट का ही है, मैंने केंद्र सरकार का ही है, जिसे वो चाहे वो उसे बनाएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो अब कंडीशन समझ लेते हैं। सारी कंडीशन प्रेसिडेंट वाली सेम है, ऑल कंडीशंस आर सेम लाइक द प्रेसिडेंट। ओके, बस नाम कर देना वहाँ पे गवर्नर गवर्नर, बाकी तो सब ओके ही है। बाकी सारी कंडीशन क्या है अभी जी? सेम है बेटा। उसके बाद इनकी शपथ कौन ग्रहण कराता है? प्रेसिडेंट को कौन ओथ ग्रहण कराता है अभिजीत? हाँ आगे पूरा बोलो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और फिर गवर्नर को कौन ओथ दिलाते होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। उस राज्य में जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस, तो जैसे देश के चीफ जस्टिस होते हैं, जिस स्टेट में आप हैं उसके हाई कोर्ट के भी एक चीफ जस्टिस होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब हाई कोर्ट है, पंजाब नहीं, पंजाब हाई कोर्ट। ओके, और अच्छे से कहना तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब। ओके, तो गवर्नर को ओथ कौन दिलाते हैं जैस्मिन? तो पंजाब की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको शपथ ग्रहण कराते हैं। लिखा मैंने, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। गलती नहीं कर लेना कि प्रेसिडेंट कराते हैं, या गलती नहीं कर लेना कि चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया। प्रेसिडेंट को इंडिया वाले और किसी स्टेट के गवर्नर को स्टेट वाले हाई कोर्ट। ओथ और अफर्मेशन इनकी क्लियर हो गई। टर्म, इनके ऑफिस की टर्म कितनी होनी चाहिए? प्रेसिडेंट के ऑफिस की टर्म कितनी होती है? तो इनके ऑफिस की टर्म कितनी होनी चाहिए? अब वो तो ये तो नहीं होता है बस 5 ईयर बोलो, बोलो इनके ऑफिस की टर्म कितनी होनी चाहिए? हाँ, बाकी वो जो वो तो था वो मैं अभी बताऊंगा। इनके ऑफिस की टर्म 5 ईयर होनी चाहिए। नियम तो बेटे 5 साल का ही है, बाकी फिर कहानियाँ हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड, अब प्रेसिडेंट किसी के प्लेजर पे काम करते थे क्या? नहीं, प्रेसिडेंट का टेन्योर सिक्योर था, प्रेसिडेंट का टेन्योर सिक्योर था, क्योंकि प्रेसिडेंट किसी के प्लेजर पे नहीं थे, इसलिए प्रेसिडेंट को निकालने के लिए इम्पीचमेंट यूज़ करना पड़ता था। प्रेसिडेंट ड्यूली इलेक्टेड थे, वो ड्यूली इलेक्टेड थे, वो इलेक्शन के प्रोसेस से आए थे, तो फिर वो किसी के प्लेजर पे किधर से आ गए? समझ आ रही बात? आप कहेंगे सर ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इलेक्टेड होते हैं, फिर वो कैसे किसी के प्लेजर पे? बेटे एमपी और एमएलए इलेक्टेड होते हैं, कभी मैंने तो नहीं सुना कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी इलेक्टेड है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंटेड होते हैं ना। अपॉइंटेड बंदे जो है वो प्लेजर पे होते हैं, इलेक्टेड बंदे प्लेजर पे कैसे आ गए? जिंदगी भर ये फॉर्मूला याद रहेगा। चुनाव के आदमी जो है उसे संविधान ही निकालता है। ओके, तो इलेक्शन के वाया जब प्रेसिडेंट आते हैं तो निकलते भी फिर इम्पीचमेंट के जरिए। लेकिन गवर्नर को इलेक्शन के वाया आए क्या? गवर्नर को अपॉइंट किन्होंने किया अभिजीत? तो गवर्नर किनके प्लेजर तक ऑफिस में रहेंगे? प्रेसिडेंट के प्लेजर तक रहेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर का इस्तीफा किसको जाएगा? प्रेसिडेंट का इस्तीफा किसको जाता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो गवर्नर का इस्तीफा किसको जाएगा? जो नियुक्त कर रहे हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को किसी और का इस्तीफा भी जाता है क्या? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा किसको जाता है? गवर्नर का किसको जाता है? बड़ी अच्छी बात है। इतनी बातें क्लियर? अब इसी पे कुछ कहानियां भी हैं। वो क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कहता है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफाइबल। मतलब फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? जस्टिसिएबल, मतलब जस्टिफाइबल। तो इसके लिए जो भी उन फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है आपसे, उसे पूरा का पूरा सब्सटेंस प्रेजेंट करना पड़ता है ना, जस्टिफाई करना पड़ता है ना कि क्यों छीन रहा है, किस बेस पे छीन रहा है। इसलिए तो क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या है? एनफोर्स्ड है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? नॉन जस्टिफाइबल। अगर कोई उन्हें छीन रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पुनः स्थापित कराओ, लेकिन मौलिक अधिकार। इसी तरह से प्रेसिडेंट का प्लेजर यहाँ पर जस्टिफाइबल नहीं है कि गवर्नर जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, माय लॉर्ड मुझे इस राष्ट्रपति ने निकाल दिया। किस आधार पर निकाला माय लॉर्ड? मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहा था, मैंने महीने में 10-10 रिपोर्टें बना के भेजी माय लॉर्ड कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो।
इसने मुझे फिर भी निकाल दिया, मैं इसके लिए और क्या कर सकता हूँ। ऐसा ना हो, पहला। दूसरा, प्रेसिडेंट गवर्नर को निकालना चाह रहे हैं क्योंकि गवर्नर की मुख्यमंत्री सेटिंग हो गई। मुख्यमंत्री एक बिल लाने वाले लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिस बिल के तहत खास तरह के प्रावधान